बाय टेड ह्यूग्स। और इसमें मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग। और ये गुड लुकिंग ट्री है, लैब्रेनम ट्री, जिसको हम अमलतास का पेड़ कहते हैं। इसके ना पी लाइक फ्लावर्स होते हैं, जैसे हाँ मटर होते हैं ना, मटर के जैसे फ्लावर्स होते हैं, और सीड्स भी वैसे होते हैं, पी पॉड्स जैसे होते हैं। जैसे मटर हम लोग खरीदते हैं छिलके वाले, छिलकों के साथ फिर उसको छीलते हैं, उस तरह से उनके जो है सीड्स उसी में होते हैं। एंड रियली मतलब सनी ट्री, जब उसकी सारी फ्लावर्स हो जाते हैं समर में, बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल जैसे लगता है कि सनशाइन जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे आ गई है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। लेकिन ये दूर रखना चाहिए बच्चों या जहाँ जिस गार्डन में हो, क्योंकि इसकी जो सीड्स है ना, या पशुओं से दूर रखते हैं लोग, फार्मर्स नहीं उगाते इसको जल्दी, क्योंकि इनके जो सीड्स गिरते हैं उसमें से वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। तो चलो फिर हम लोग इसका करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फाइंड आउट पहला है। फाइंड आउट में उन्होंने पूछा है कि आपने ये बताना है कि लैब्रेनम, व्हाट लैब्रेनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? अमलतास। सेकेंड फाइंड आउट पूछा है, व्हाट लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच। गोल्डफिंच जैसे लोकल बर्ड कौन सी है भाई? यहाँ पे भी 22 वैरायटी की आपको गोल्डफिंच आप देखोगे तो खरीद सकते हो। यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड फाइंड आउट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब लेट्स थिंक इट आउट। ये क्वेश्चन आंसर्स को कहते हैं लेट्स थिंक इट आउट। तो लेट्स थिंक इट आउट। तो इसमें है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। मतलब ये है कविता, आप कविता के आरंभ और अंत के बारे में क्या देखते हैं? तो द आंसर है, द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स द क्वाइट, स्टिल एंड एम्प्टी लैब्रेनम ट्री। तो बिल्कुल शांत स्वभाव का एक लैब्रेनम ट्री खड़ा है। वो शुरू के पोएम में भी टेड ह्यूग्स बताते हैं और एंड में भी वैसे, जबकि गोल्डफिंच ये है दो टाइम। शुरू में जब गोल्डफिंच नहीं आती है तो भी वो बिल्कुल शांत है, और जब गोल्डफिंच वहाँ से उड़ के चली जाती है तो भी वो शांत है। तो वो बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम है। सेकेंड क्वेश्चन, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस कंपैरिजन। यानी कि पक्षी की गति की तुलना किससे की जाती है? तुलना का आधार क्या होता है? सो आंसर है, द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू अ लिजर्ड्स, जो छिपकली होती है। द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू अ लिजर्ड्स बिकॉज द बर्ड एंटर्स द ट्री लाइक अ लिजर्ड, स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट। कैसे वो धीरे से, अगर आपने छिपकली को देखा है कैसे अपने वो इंसेक्ट को देखती है, चुपके से एकदम हिलती भी नहीं है, जैसे लगता है दीवार ही बन गई है। और कैसे वो झपट्टा मारती है, वैसे वो चुपचाप घुसती है, देखती है, और फिर वो अंदर जाती है उस तरह से। सो दैट इज़ वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इमेज ऑफ द why is the image of the engine evoked by the poet? So engine, इसमें उन्होंने इंजन का इमेज क्यों लिया हुआ है? वो पोएम में कैसे दर्शाते हैं? तो दिखाते हैं कि गोल्डविंच के पहले बिल्कुल शांत है, और जैसे वो आती है उसकी चिरपिंग, उसकी आवाज़ें, उसकी मूवमेंट्स, एवरीथिंग ऐसे लगता है जैसे कि उसने इंजन स्टार्ट कर दिया हो। तो द आंसर इज, द बर्ड चर्प्स, मेक्स सडन क्विवरिंग साउंड्स, वाइब्रेशंस. It appears that an engine, and that's why it appears that an engine is throbbing in the branches of the tree.
Fourth question is, what do you like most of about the poem? आपको कविता में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगा. तो इसमें you can give any answer, but the answer which is generally given is कि उसकी चुलबुलाहट, the images created by movement and chirping and fluttering and flirting of the bird has fascinated me the most. Question 5. What does the phrase her barred face identity mask mean? तो जो है बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क का अर्थ क्या होता है? बार मैंने यानी स्ट्राइप्स, लाइंस. तो उसको देख के ही, उसके जो आपने मुंह पे उसकी जो उस तरह से स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, उससे आपको देख के ही पता चल जाता है, आप पहचान लेते हो, उसकी वो पहचान है. दिस मीन्स दैट द फेस ऑफ द बर्ड इज मार्क्ड विद स्ट्राइप्स. इट लुक्स लाइक अ बार्ड, BARRED, बार्ड मास्क. The bird is recognized by it. तो ये हो गया आपके 5 questions. तो उन्होंने बोला था नेक्स्ट है note down the sound of words. So the sound of words that you find here are chirrup, chattering, trillings, whistle chirrup, whisperings. Second लिखा है note down the movement of words. वर्ड्स में जो मूवमेंट दिखाई गई हैं, ट्विचिंग, एंटर्स, ट्रेमर, स्ट्रोक्स, फ्लर्ट्स, लॉन्चेस. थर्ड बोला है नोट डाउन के लिए द डोमिनेंट कलर इन द पोएम. सबसे जो कलर जो दर्शाया गया पोएम में वो कौन सा है? तो येलो इज़ द डोमिनेंट कलर इन द पोएम. जो येलो है, येलो इज़ द डोमिनेंट और द मेन कलर इन द पोएम. द लीव्स आर येलोइंग. गोल्डफिश हैज़ येलो फेदर्स. द सनलाइट इज़ येलो एंड द ट्री लैब्रेनम इटसेल्फ हैज़ येलो फ्लावर्स. फिर उन्होंने लिखा है कि नेक्स्ट है लिस्ट द फॉलोइंग वर्ड्स विच स्लीक, alert and abrupt could rhyme with. अब हमें देखना है कि स्लीक को किससे हम राइम कर सकते हैं. तो स्लीक को कराए जैसे कि आप स्लीक, वीक, लीक ऐसे लिख सकते हो. अलर्ट में नेक्स्ट वर्ड बोला है, अलर्ट किस से राइम करा सकते हो? अलर्ट को फ्लर्ट के साथ कर सकते हो. एब्रप्ट, अब्रप्ट को करप्ट के साथ कर सकते हैं. नेक्स्ट है वर्ड्स विद द साउंड ऑफ CH एज इन चार्ट. ये कौन से वर्ड्स हैं ये देखना है इन द पोएम. तो CH से वर्ड हो जाएगा चिरप, चैटरिंग्स. नेक्स्ट उन्होंने लिखा है वर्ड्स विद द साउंड TR as in trembles in the poem. तो TR से हो गया trilling, tremor, tree. फिर उन्होंने बोला other sounds that occur frequently in the poem. मतलब जब आप शब्दों को कौन से शब्द हैं जिसमें से साउंड्स अलग से निकलते हैं? जैसे ST लिखा हुआ उन्होंने, ST साउंड, जैसे स्टिल, स्टार्क, स्ट्रोक्स, स्टार्टलमेंट. ओके, सो इन्होंने एक और लिखा है कि यू राइट एनी 4 लाइन्स ऑन एनी ट्री दैट यू सी अराउंड. ट्राई करके देखना. कोई भी सिंपल सी पोएम जैसे द ट्री ग्रीन, आई feel like a queen when I see you strong with birds and squirrels running around.